कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। गाना गुनगुनाते हुए राजन बाथरूम से निकला और फिर बोला, भाभी मेरा नाश्ता, आज मुझे जल्दी जाना है। क्या बात है देवर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। रोज सांझ की दुल्हन को याद करते हैं। कुछ नहीं भाभी, रेडियो पर बज रहा था ना, तो यूं ही दिल किया गुनगुनाने का। जब कोई गीत गुनगुनाने का दिल करे तो इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? नहीं जानता। मतलब इस गीत के लफ्ज अंदर कहीं जगह बना रहे हैं। वो हर गीत जो हमारी जबान पर बार बार आता है, कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों से जुड़कर आता है। ओ भाभी आप भी, कोई नहीं आप यूं ही कोई ऑफिस में देख ली क्या? मुझे धीरे से बता दीजिए, मैं आपके भैया से कह कर सब बात तय कर लूंगी। नहीं है भाभी, अगर होती तो जरूर बताता। सच? हाँ भाभी बिल्कुल। राजन ने राधिका को थोड़ा मुस्कुराकर देखा और फट से बोला, एक बात कहूँ? कहिए। मुझे तो सांझ की दुल्हन ही चाहिए। देवर जी वो कैसी होती है? हमने तो ऐसी कोई दुल्हन सुनी ही नहीं। बस बहुत सुंदर, ढलती शाम की तरह शांत, अपने आगोश में सारे उजाले को समेटे हुए, दो पर्वतों के बीच डूबते सुरमई सूरज की तरह, पेड़ों की शाखाओं से झांकती किरणों की तरह, शाम को घर लौटते परिंदों की तरह और रात भरी झिलमिल करते अंबर की तरह, जागती आंखों में सपनों की तरह। बहुत सुंदर। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको किसी कविता से शादी करनी है? कविता नहीं भाभी, हकीकत होगी वो हकीकत। वैसे ही हकीकत जैसे शाम अपने आप में स्वप्निल होकर भी एक हकीकत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो मैं ये समझ लूं कि आप तलाश में हैं। अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली तो फिर? अभी तो सिर्फ बंद आंखों में झांकती है। राधिका ने मजाक किया तो क्या कहती है? मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, बस आती है और चली जाती है, कल शाम को आने का वादा करके। देवर जी ने अपने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। शुभ संकेत बाबूजी को दे देती हूँ। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए राधिका मुस्कुराई। राजन राधिका का देवर बेहद भावुक और सहृदय, मन गंगा की तरह पवित्र, सागर की गहराई भी उसे छू ना सके। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। सारी कॉलोनी राजन भैया कहकर बुलाती और आते जाते सभी से अनजाने ही पहचान हो जाती। कब किससे कैसे पहचान बनी, पूछने पर पता चलता कि यूं ही चलते चलते रास्ते में कोई मिला, अपनी परेशानी सुनाई और राजन भैया ने बिना जाने पहचाने कर दी मदद। कौन था पूछने पर कहता कि जरूरतमंद था, मदद कर दी। कब मिला था पहली बार वो तुम्हें? बस यूं ही चलते चलते। देवर जी यूं ही चलते चलते वो नहीं मिलती? वो ऐसे नहीं मिलेगी भाभी। तो फिर कैसे मिलेगी? उसके लिए तो आपको कोशिश करनी होगी। चलते चलते तो बहुत मिलती हैं, लेकिन भाभी वो नहीं होती। राधिका और बाबूजी दोनों परेशान कि कब हाँ करेगा। कहता था कि शादी ही नहीं करूंगा। बहुत दिनों बाद उस दिन उसे खुश देखकर राधिका ने ये सवाल किया कि कोई पसंद कर ली क्या? राजन ऑफिस चला गया तो राधिका सोचने लगी कि कितना भोला है ये लड़का। आज के जमाने में इतना पवित्र सौंदर्य कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढूं? आज शिबू से बात करती हूँ। क्या सोच रही हो? अपने कमरे से बाहर आते हुए शिबू ने पूछा। सोच रही हूँ इतनी सुंदर कहाँ से लाएंगे? क्या लेने जा रही हो तुम? देवर जी के लिए सांझ की दुल्हन? क्या मजाक करती हो? हाँ, अभी अभी कहकर निकले कि मुझे तो सांझ जैसी दुल्हन चाहिए, वो स्वप्निल सांझ की तरह सुंदर हो। आज तुम्हारे भाई साहब भी पूरे शायर नजर आ रहे थे। तो देवर किसका है? शिबू ने राधिका की ओर तिरछी मुस्कान डालकर कहा। चलो कुछ बोला तो? कुछ नहीं, बहुत कुछ बोले। तो ढूंढ दो ना बहुत कुछ। कहाँ से लाऊंगी ऐसी परी? नखरे भी तो उठाने पड़ेंगे उसके। तो भाभी और देवर दोनों मिलकर उठाना। क्या उसने कोई ढूंढ रखी है? नहीं। तो फिर कल्पना में तलाश रहे हैं। कहते हैं हकीकत होगी और आप उसे सच करेंगी। तो फिर जाओ किसी शायर के पास, कोई अच्छी सी गजल लिखवा लाओ और फिर कहना, ये लो आ गई तुम्हारी दुल्हन। पगला है वो तो, मगर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ की है तो कोशिश करनी ही होगी। हाँ तो करो कोशिश। तुम जाओ सांझ की दुल्हन लेने और मैं चला अपने काम पर। ये शिबू भी निकल गया अपनी अनवरत यात्रा पर। रुकने का नाम ही नहीं लेता। जब भी बात करता ऊंचे आसमान में उड़ने की, धरती पर कदम रखना छोड़ दिया था उसने।
उड़ना है उड़ते ही जाना है, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं और शिबू ने अपना काम इतना फैला लिया कि अब उसके पास खुद को समेटने के लिए भी वक्त नहीं। राधिका आसमान में उड़ते पंछी को देख रही थी जो शाम को घर वापस आ जाएगा, मगर कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो रात ढले ही लौटते हैं। शायद ये परिंदा भी रात ढले ही आएगा और अपने नीड़ में चुपचाप बिना आहट के ही सो जाएगा। राधिका दूर तक उसे जाती देखती रही, तभी बाहर से आवाज आई, बहू दूध आ गया है। हाँ बाबूजी। बाबूजी, आपका नाश्ता भी तैयार है। नाश्ता देते हुए राधिका ने कहा, बाबूजी आपसे कुछ कहना है। कहो बहू। राजन भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला और कैसी चाहिए उसे? कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, हमारी रिश्तेदारी में अनेक सुंदर लड़कियां हैं, वो जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ, बाबूजी ने खनकती आवाज में कहा। कब से इस उम्मीद में था कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू। बाबूजी बात अधूरी छोड़कर बोले, मगर राधिका इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 5 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन के खिलौने के लिए। अरे विश्रुतजी लड़की को आप देखते ही रह जाएंगे, ना करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। बस एक नजर की ही बात रहेगी। दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को राधिका ने ससुर जी की पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती राधिका का मन न जाने क्यों आशंकित हो उठा कि राजन बहुत भोला है और वो लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को शिबू के घर आते ही राधिका ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे ये जरूरी तो नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो, हाँ स्मार्ट तो होगी ही, वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है। तुम अभी से क्यों परेशान हो? शिबू ने कहा। राजन को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया, आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा। राजन ने बिना कुछ पूछे ही हाँ कह दी। राधिका मन ही मन मुस्कुराई कि कितना भोला है, ये भी नहीं पूछता कि जाना कहाँ है। लड़की आई सच में बेहद खूबसूरत। राधिका ने तो देखते ही कह दिया, देवर जी सांच की दुल्हन यही तो थी, क्या यही है वो? राजन ने धीरे से पूछा और फिर मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा कि हमारे घर में एक और बहू है, बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। राधिका सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से गिलास भी नहीं उठाया होगा। कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। नाजुक सी एड़ियां चुप चुप झांक पड़ी, चेहरे की लालिमा उनमें आ गई थी। शरीर का हर अंग जैसे नाप तोलकर बनाया गया, कहीं भी कुछ अधिक या कम नहीं, जो था अपनी जगह सही और सटीक। शायद फुर्सत में ही एकांत में बनाई गई थी वो रचना। अंगों का बांकपन और सौंदर्य की वो प्रकाश था। राधिका ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदर, इसे हम लोग संभाल पाएंगे? घर का कामकाज कर सकेगी? नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम कर लेंगे। राजन ने कहा, इसके नाज नखरे भी उठाना पड़े तो हम उठा लेंगे। राजन ने भी कहा, वाह ये हुई ना बात, तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो? शिबू ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू वो राजन का काम है, इसकी मर्जी, ये जैसा चाहे करेगा। सारे दिन की थकान से चूर राधिका ने बिस्तर थामा था, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी मन में घूम रही थी कि राजन बहुत ही सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त राधिका को पता ही नहीं रहता कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना जरूरी है। घर में आने वाले मेहमानों के इंतजाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तय करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा ये राजन से ही पूछा जाता। राजन सुंदरी से पूछता, मॉडर्न जमाना है। बाबूजी कहते, दुल्हन का जोड़ा पसंद होने के बाद राजन ने कहा, भाभी जी आपके लिए पसंद कर दूं या भैया से करवाएंगी? आपके भाई साहब ने इसके पहले कभी पसंद किया है जो आप करेंगे? कहकर राधिका मन ही मन सोचने लगी कि शिबू तो कभी ये भी नहीं कहता कि तुम साड़ी में अच्छी लगती हो या इस रंग में तुम खिल जाती हो।
उससे कहा भी था कि बहू के कपड़े पसंद करने तुम भी चलो, तो उसने कह दिया था कि तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा काम नहीं है, अपने देवर को ले जाओ, वो पसंद कर देगा। उनकी आंखें क्यों नम हो आई, कहीं राजन भैया का उत्साह तो इस पीड़ा का कारण नहीं। अरे भाभी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, राधिका ने चुपके से अपनी नम पोरों को पोंछते हुए कहा। अच्छा चलिए, अब आपके लिए पसंद करते हैं। आप पर ये जरी बॉर्डर वाली काली साड़ी बहुत खिलेगी। नहीं देवर जी, काला रंग शुभ नहीं होता। ऐसा किसने कह दिया? ये रंग तो फैशन में है। और फिर राजन ने राधिका पर किसी अनुभवी की तरह साड़ी डालते हुए कहा, अब देखिए आप कैसी लग रही हैं। राधिका के गोरे बदन पर वो साड़ी सच में खिल उठी। दुकानदार ने कहा, वाह क्या पसंद है। राजन चिढ़ गया, उसे मालूम था कि वो अपनी चीज की प्रशंसा कर रहा है, राधिका की नहीं। राजन ने राधिका के आंसू देख लिए थे, इसलिए बोला, भाभी मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसकी आंखों से गिरा हर आंसू मेरी ही आंख में पनाह लेगा। राधिका के होठों पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। देवर जी आप सच में बहुत अच्छे हैं। राजन ने शॉपिंग का सारा खर्च उठाते हुए कहा, भाभी आने दो उसे, वो आपकी दोस्त बनकर रहेगी। राधिका को उस संध्या सुंदरी से जलन हो रही थी, फिर भी वो खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आखिर देवर के लिए रानी जो ला रही थी। बाबूजी का हुक्म था, जब तक शादी पूरी न हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में ही बहू ने घर में कदम रखा। क्लच पर पैर से ठोकर दे नववधु को चावल गिराने थे और राजन को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिए कि राजन बेचारा समेटता रह गया। राधिका ने देखा तो कहा, देवरानी जी धीरे मारिए, देवर जी को तकलीफ होगी समेटने में। कुछ ही दिनों बाद राधिका की आशंका सही साबित होने लगी। वो तो सच में रानी थी। 10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर राजन उसे चाय बनाकर देता। जब बाबूजी ने उससे कहा कि बहू राधिका की मदद किया करो, तो वो असमर्था सी जताते हुए बोली, मुझे नहीं आता, कैसे करूं? बिगड़ गया तो? वो तो सोकर ही 10 बजे उठती है। बाबूजी रहने दीजिए, राधिका ने कहा। उसकी खूबसूरती में कहीं दाग न लग जाए, ये सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाज भी उठाए गए। उसके आने के बाद राधिका ने खुद को अकेला महसूस किया था। अब राजन रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता। समय नहीं था। घर के बदले माहौल को राधिका ही संभाल कर रखती। सुंदरी की गलतियों को वो सबसे छिपा जाती। ये बात सुंदरी ने समझ ली थी। वो राधिका की आड़ में खेल करती, जिसे राधिका जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी, मगर सुंदरी ने हर दिन परिवार के वसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन राजन से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज किया, तो इसमें बुराई क्या है, अपनी सहेलियों के साथ ही तो हूँ, तीखे स्वर में उसने जवाब दिया था। ठीक है, तुम राजन से पूछ लो। राजन ने हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, राजन देखो इतनी छूट सही नहीं, आखिर वो घर की बहू है। घर में एक बहू और भी तो है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो है, आप परेशान न होइए, मैं हूं ना। मगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज में कहा था। राजन ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया, हॉस्टल में पढ़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूं? धीरे धीरे सब समझ जाएगी। राधिका ने भी बाबूजी को ही समझाया। बाबूजी, एक संतान के आते ही बंध जाएगी, बस देर आने की है। घर की नौवधु ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है? बाबूजी ने खिड़की से झांक कर देखना चाहा। सुंदरी उस लड़के के हाथ में हाथ डाले थी। वहीं 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन कांप उठा। उन्हें अपनी सालों की कमाई, दौलत, मान मर्यादा सरेआम दिखती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। दूसरे दिन भी वही घटना दोहराई गई। सुंदरी को छोड़कर जब वो जाने लगा, तब बाबूजी ने बुलाकर कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। लगते तो भले घर के हो। अनुभव, तुम सुंदरी को कब से जानते हो? मैं इसके साथ पढ़ा हूँ, कहकर वो जाने लगा तो बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा,
कहा, शायद तुम्हें हमारे घर की मर्यादा नहीं मालूम। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ सुंदरी से ही नहीं वरन उसके परिवार से भी है। वो तुम्हारी क्लासमेट ही नहीं है, वो किसी की पत्नी भी है और किसी के घर की बहू बन चुकी है। इस तरह उसके साथ तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। वो बिना कुछ बोले चला गया। सुंदरी अंदर कमरे में आकर बिफर पड़ी। बाबूजी को क्या हो गया है? क्यों बेवजह शोर मचा दिया? कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा। क्या करूं मैं कुल की मर्यादा का? सारा दिन घर में रहकर उसे पालूं? मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ जो मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ने आ गया? राजन ने समझाया, बात दोस्त की नहीं संस्कारों की है, मर्यादा की है। उसने आकर किसी से कोई परिचय नहीं करना चाहा, तुम्हें बाय कहकर जाने लगा तो क्या हुआ? राजन तुम भी? धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात हो गई जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती। हद तो तब हुई जब उस सांझ की दुल्हन ने सच में रात ढले ही घर में कदम रखने शुरू कर दिए। राजन ने सोचा, कब तक बाबूजी की मर्यादा को यूं सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। राजन सारा दिन ऑफिस में रहता और सुंदरी अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। राजन जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं कि उसने उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, वो जानकर भी अनजान बन जाता था। शायद खुद समझ जाए, उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ। वो देखता रहा, बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वही जो तुमसे नहीं मिलता, वो मेरा प्यार है, पहला प्यार। मुझसे क्या नहीं मिलता? तुम जिसे मिलना समझती हो वो मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वो तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? पापा ने कहा शादी कर लो, हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो करना। और तुम अपनी मर्जी के कोड़े मुझ पर बरसा रही हो। पहली बार चीख राजन ने निकाली। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया और तुम बद नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा था। क्या कमी रखी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बनाकर लाया था तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया, किनारा कर लिया अपने घर से, अपने परिवार से। फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। शायद कमी मेरे ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा और ये नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं अपनी मर्जी और शर्तों पर रह सकती हूँ। तुमसे पहले मेरे लिए अनुभव, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं कल्पना कर सकती। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजन फिर भी नहीं हारा था। कई बार घर नहीं जाता, राधिका के पास चला जाता, मगर सुंदरी ये भी जानने की कोशिश ही नहीं करती कि वो कहाँ पर है। उस दिन भी वो ऑफिस से सीधा राधिका के पास गया और फफक पड़ा। क्या हुआ देवर जी? उसने सारी बात बता दी। फिर बोला, भाभी अब आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाले देवर जी? मर्जी आपकी थी, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने थे आपकी इच्छाओं के चलते। और मेरी आशंकाओं पर सभी ने आपत्ति जताई थी कि राजन सब संभाल लेगा। हाँ भाभी, गलती मेरी थी। मेरी कल्पना सुंदर थी तो कोमल भी थी, इसलिए जल्दी टूट गई। वो तो बहुत कठोर है। जिस कल्पना सुंदरी को मैं हकीकत बनाकर ला रहा हूँ वो ऐसी होगी, मेरी कल्पनाओं को ही निगल जाएगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कल्पना करना गुनाह था तो मेरा जुर्म सच में बहुत बड़ा है और मुझे उसकी सजा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है और मैं तमाशबीन बना हुआ हूँ। उसके हर गुनाह का मैं एक ऐसा चश्मदीद गवाह हूँ जिसे किसी भी अदालत में जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं कि मेरे घर में गुनाह पल रहा है। अब तो स्थिति ये है कि वो दोनों मेरे कमरे में लगी दीवार के पीछे होते हैं। मैं दीवारों के पार के दृश्य की कल्पना से कांप जाता हूँ। तो क्या आप यूं ही देखते रहेंगे? नहीं भाभी, मगर मैं करूं भी तो क्या? बाहर करो देवर जी। जब घर की इज्जत खुद ही बाजार में बैठ जाए तो फिर उसे घर में रखना ठीक नहीं। उसे बिकता मंजूर है। आप क्या कर सकते हैं? मर्यादा की खातिर ही आप घर छोड़कर गए थे कि लोगों की नजरों से दूर रहने पर बिगड़ी बात बन जाएगी। लेकिन मेरा कहा मानो, तलाक ले लो। लेकिन भाभी,
कोई लेकिन वे कि नहीं। जब जिंदगी तुमसे इतनी कुर्बानियों के बाद भी खुश नहीं तो बेहतर है ऐसी जिंदगी से किनारा कर लो। आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उस अप्सरा के पीछे भाग रहे हो? वो तुम्हारी नहीं, फिर उसने खुद ही कह दिया है। खुद को कमजोर मत साबित करो देवर जी। रास्ते अनेक है, जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उससे अनेक रास्ते जा रहे हैं, और वो रास्ता भी जिससे तुम चले थे। अब एक ऐसी राह लो जहाँ से बीती गलियां नजर ही ना आए। छोड़ दो देवर जी, उसे छोड़ दो। अप्सरा किसी की नहीं होती, सबकी होकर भी किसी की नहीं हो पाती। राजन फूट फूट कर रो पड़ा था। राधिका रो तो ना सकी, मगर उसके लिए रास्ते की तलाश में जरूर निकल पड़ी। आज वो निर्णय करके रहेगा। इस हिम्मत के साथ वो घर में घुसा और जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा सुंदरी ने खोला। क्या हुआ, इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अब ये यहाँ नहीं होगा, मेरे घर में ये खेल अब नहीं होगा। कौन सा नया पाठ पढ़कर आए हो? ये कौन सी नई बात है? सुंदरी को किनारे धकेलते हुए वो अंदर घुसा और अनुभव की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुंदरी पागलों की तरह चीखती रही। आज वो जान चुकी थी कि उसे अब किसी एक को ही थामना है। शाम को जब राजन घर आया तो वो जा चुकी थी अपने प्रेमी अनुभव के साथ। घर में अब सिर्फ वो था और उसकी रोती सिसकती कामनाएं, कल्पनाएं, जिन्हें वो शाम तक बटोरता रहा। तलाक के वक्त कोर्ट में इतना ही कह सका था, मैं इसके लायक नहीं। ये जिसे चाहती है उसके साथ इसे रहने और जीने का पूरा हक है। ये हक इसके माँ बाप नहीं दे सके, मगर मैं देता हूँ। ये आजाद है। तलाक हुए काफी अरसा हो गया। राधिका ने कई बार देवर का मन टटोला, जानना चाहा कि वहाँ अब क्या चल रहा है। राजन कभी कभी कह भी देता, भाभी अब नहीं। कल्पना का कटु सत्य जिंदगी में जो कड़वाहट पैदा कर गया था उसे वो भूल नहीं पा रहा था। उस दर्द को भुलाने का एक ही रास्ता था जो राधिका ने बताया। देवर जी, दूसरी शादी करिए और अपनी गिरस्ती बसाइए। वो तो अपनी जिंदगी मजे से जी रही है, फिर आपने ऐसी जिंदगी क्यों अपना ली? जिंदगी को मैंने नहीं, जिंदगी ने मुझे कबूल किया है। उसे मैं उसी रूप में अच्छा लगता हूँ। ऐसा नहीं, आप जिसे जिंदगी कह रहे हैं वो ओढ़ी हुई जिंदगी है, और ये आपने सुंदरी के जाने के बाद ओढ़ी है। इसे उतार फेंकने की कोशिश ही नहीं की आपने। जिस लाश को आप ओढ़ रहे हैं उससे बदबू पैदा हो रही है। उतार फेंको उसे, वरना उसकी गंध आसपास फैलकर आपको सबसे दूर कर देगी। अभी मौका है नई जिंदगी की शुरुआत करने का। राधिका भाभी के लफ्ज उसके जहन में रात भर गूंजते रहे। राजन सुंदरी को मन से निकाल नहीं पाया था। दूसरी का ख्याल कैसे करे? वो सोच में पड़ गया कि क्या भाभी की बात मानकर दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं, कहीं वो भी ऐसी निकली तो। लेकिन भाभी ने जो कहा, क्या वो सच है? वो सबसे दूर जा रहा है। कितनी कातर दृष्टि से भाभी ने मुझे निहारा था और कहा था कि आपकी खुशियों की खातिर हमने सारे समझौते किए थे, लेकिन अब इस बार हमारी मर्जी से फैसले लें। ऐसी लाएं जो समझदार हो, शालीन हो। क्या भाभी की तरह कोई मिल सकती है? राजन ने अलसाई आंखों में ही सवेरा देखा और फिर अपने उजड़े घर पर ताला डालकर घर पहुंच गया। राधिका भाभी उस समय बाबूजी को सुबह की चाय दे रही थी। राजन को इतनी सुबह आता देख शंका से भर उठी। क्या हुआ देवर जी, आज इतनी सुबह सुबह? हाँ भाभी, बहुत दिनों से सुबह की चाय आपके साथ नहीं पीना, इसीलिए चला आया। छुट्टी है आज, सोचा थोड़ी देर बाबूजी से भी बातें हो जाएंगी। राधिका ने राजन को बहुत दिनों बाद बदला पाया। पहले जब भी आता परेशान सा रहता। चाय का एक कप उसे पकड़ाया और खुद भी पास रखी कुर्सी को और पास लाकर बैठ गई। बोली, चलिए अच्छा है, मैं आपको कई दिनों से याद कर रही थी। बाबूजी ने भी कहा, चलो अच्छा है। वैसे भी अब तुम उस घर में अकेले रहकर क्या करोगे? आ जाओ यहीं पर, शिबू भी अक्सर बाहर ही रहता है। राधिका अकेली बोर होती है। नहीं बाबूजी, मैं उस सुंदरी के कारण आपको बहुत चोट पहुंचा चुका हूँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं देवर जी, आप अपनी मर्जी से नहीं गए थे, आपको उसकी मर्जी की खातिर जाना पड़ा था, जिसे आप बेहद प्यार करते थे, और बेहतर भी यही था। लेकिन इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बाबूजी
बाबूजी हमेशा रोते और कहते हैं कि मेरा राजन अपनी खातिर नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, उस चुड़ैल की खातिर गया है। वो मेरे बेटे को खा जाएगी बहू, उसे बचा लो, कहते हुए राधिका की आंखें भर आई। राजन प्रायश्चित की मुद्रा में जड़ हो चुका था। लड़खड़ाती जबान से यही कह सका, भाभी आप और बाबूजी जैसा चाहे मुझे मंजूर है। राजन के इस निर्णय से राधिका और बाबूजी दोनों खुश हुए। बाबूजी ने सारे रिश्तेदारों में खबर पहुंचा दी कि राजन ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी है। कई रिश्ते आए। राधिका और बाबूजी ने इस बार किसी भी धोखे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। लड़की की समझदारी पर अनेक प्रश्न किए जाते और घर आकर बाबूजी और राधिका घंटों चर्चा करते कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रही, हॉस्टल वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी, घरेलू हो, क्लीन हो, कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, लेकिन सलीके वाली हो। काफी कोशिश के बाद जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वो बेहद पिछड़े इलाके से और गरीब घर की थी और 10वीं कक्षा पास थी। देखने में साधारण बात तय करके आ गए। राजन की हाँ भर चाहिए थी जो उसने दे दी। शादी की तारीख तय हुई। राधिका ने राजन से मजाक किया, चलिए अपनी दुल्हन का जोड़ा पसंद कर लीजिए। राजन उदास स्वर में बोला, भाभी आप ही पसंद कर लीजिए, जोड़ी भी आप ही बना रही हैं, पहनावा भी आप ही तय कर लीजिए। इस बार 24 घंटे वाली शहनाई नहीं बजी। बहू ने घर की चौखट पर कदम रखे। चावल का क्लच फिर तैयार था। राजन की आंखें भर आई। सुंदरी की याद में नई बहू का पैर क्लच पर था। उसने बहुत समझदारी से चावल गिराए। राजन ने समेटे, फिर फैलाए, फिर समेटे। भाभी मुस्कुरा रही थी। नई बहू ने बहुत दिनों तक सबका दिल जीतना चाहा। समय पर उठकर घर के काम में राधिका का हाथ भी बटाती, बाबूजी का भी ख्याल रखती। राजन तो अपने सारे काम खुद कर लेता। इस बार वो बेहद सतर्क था। जो भी पूछना हो भाभी से पूछो, अनु वे ही बता सकती हैं। नई बहू की समझदारी थी या पुरानी वाली की कटु यादें। बाबूजी और घर के बाकी लोग सभी अनु से खुश थे। उसने घर में अपनी जगह बना ली थी। राजन पर भी उसने धीरे धीरे अधिकार कर लिया था। घर की कुछ जिम्मेदारियों को राधिका ने अनु को सौंपने की सोची। फिर एक दिन तिजोरी खोलते हुए कहा, राधिका ये सब तुम्हारा है, इसे संभालो, अभी नई बहू है, इतनी समझदार नहीं, कुछ समय दो। बाबूजी ने झिझकते हुए कहा, ताकि कहीं राजन को बुरा ना लगे। जिम्मेदारी ही तो समझदार बनाएगी। फिर मैं भी तो जब इस घर में आई थी तो नई ही थी और अकेली भी सब संभाला था। ये सुनकर बाबूजी खुश हो उठे। राजन दूसरी शादी से बहुत खुश था। पहली बार उसने अनु को उस नजर से देखा था जिस नजर से वो सुंदरी को देखा करता था। आज वो उसे वो प्यार दे सकेगा जो सुंदरी को देने चला था, मगर उसने उसकी कीमत नहीं समझी थी। रात राजन और अनु की थी। राधिका तो माध्यम बनी थी, जो इस वक्त दोनों की हंसी से गूंज रहे माहौल में खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सुबह उठकर राधिका ने ही चाय बनाई और दरवाजे पर रखकर बोली, आप लोगों की चाय आपको बुला रही है। अनु ने चाय सर्व करते हुए कहा, सुनो आज मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तुम चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अनु तैयार होकर राधिका से कहकर शॉपिंग के लिए निकल गई। राधिका खुश थी। जब अनु और राजन घर लौटे, राधिका रात के खाने पर दोनों का इंतजार कर रही थी। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में, राधिका अपने कमरे में। राधिका जाग रही थी। शिबू बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। उसे नींद नहीं आ रही थी। 8 साल हो गए थे शादी को, उसे कोई संतान नहीं थी। वो इस अकेलेपन को अक्सर जागकर काट लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कोई संभावना नहीं है, फिलहाल बहू में कोई कमी नहीं। राधिका उसकी भरपाई में शिबू और बाबूजी को खुश करने में लगी रहती। शिबू को इस बात का अफसोस नहीं था, मगर वो इस अफसोस में अक्सर खिलौनों और गुड्डों से बातें करती रहती और इस प्रकार अपने मातृत्व की पूर्ति करती। तभी किचन से आवाज आई। राधिका ने देखना चाहा, क्या हुआ? शायद बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर आकर देखा, राजन के कमरे से लगी छत का दरवाजा खुला था। तो क्या देवर जी दरवाजा खोलकर सो गए? सोच राधिका ने टॉर्च की रोशनी से देखना चाहा। छत पर उसे बात करने की आवाज सुनाई दी। सोचने लगी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? लगता है दोनों अभी तक जाग रहे हैं। फिर मन ही मन मुस्कुराई और तसल्ली के लिए पूछा, छत पर कौन है? मैं हूँ भाभी जी, अनु।
लाइट चली गई थी ना, तो गर्मी के कारण छत पर आ गई। ठीक है, मगर दरवाजा बंद करके सोया करो। किचन में बिल्ली आ गई थी। ठीक है भाभी जी, आप सो जाइए, मैं देख लेती हूँ किचन में क्या है, चूहा भी हो सकता है। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। जाइए, अब सो जाइए। राधिका ने बेचैनी से टहलते हुए बाबूजी के कमरे में झांक कर देखा, वे सो रहे थे। सभी इत्मीनान में है, फिर वो क्यों परेशान है? इस बेचैनी का कारण क्या था? शिबू का ना होना, या उसका निसंतान होना, या फिर कुछ और? देर रात तक जागने पर भी भोर में ही राधिका की नींद खुल गई। देखा, राजन का कमरा खुला था। लगता है राजन आज जल्दी उठ गया। अनु को आवाज देती हूँ, बाबूजी को चाय दे देगी। आज तबीयत भारी हो रही है, रात भर नींद नहीं आई। नीचे से ही आवाज दी, अनु नीचे आ जाओ, बाबूजी को चाय दे दो। राजन बाहर आते हुए बोला, भाभी अनु यहाँ नहीं है, नीचे चली गई है। राधिका ने फिर आवाज दी, अनु कहाँ हो? मगर उसके कहीं भी होने की आहट सुनाई नहीं दी। शायद बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ तो बाबूजी हैं, फिर कहाँ होगी? किचन में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं। शायद बाहर बगीचे में होगी, वहाँ भी नहीं। आखिर इतनी सुबह कहाँ जाएगी? राधिका ने आवाज दी, देवर जी, देवरानी को नीचे भेज दो, मजाक मत करो। भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में अनु यहाँ नहीं है। नहीं है? बाबूजी बाथरूम से निकले तो बोले, अरे बहू, आज तुम घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी क्या? घर का दरवाजा? छत का दरवाजा। अनु घर में नहीं है। बाबूजी ये सब क्या है? देवर जी, अनु घर पर नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच रात में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। कमरे में जाकर देखा तो अनु का सामान भी नहीं था। घर की तिजोरी भी खुली हुई थी और खाली थी। बहू घर छोड़कर जा चुकी थी। कुछ ज्यादा ही समझदार निकली। राधिका को रात की बिल्ली, छत का खुला दरवाजा, अनु का आश्वासन, सब कुछ बिजली की तरह पहुंच गया। वो चकरा गई और बोली, देवर जी ये तो बहुत ही समझदार निकली। राजन जो अब तक सब समझ चुका था, सिर थामे बैठा था। देर तक घर में फैली खामोशी को कौन तोड़ता? किसमें इतनी हिम्मत थी? भाभी में, जिसने राजन को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया था, या बाबूजी में, जिन्होंने उसकी समझदारी पर अनेक प्रश्न किए थे, या फिर राजन, जिसने दोनों के निर्णय पर बंद आंखों से अपनी सहमति का अंगूठा लगा दिया था? कौन था समझदार? राधिका, जिसने राजन की गिरफ्ती फिर से बसानी चाहिए? बाबूजी, जो अपने आंगन में खेलता कूदता छोटा राजन चाहते थे? या फिर राजन, जिसके स्वभाव की सरलता ने अनु की बड़ी समझदारी का कारण नहीं समझना चाहा? शायद इन तीनों से ज्यादा समझदार वो थी जिसने तीनों की समझदारी पर पानी फेर दिया। सब कुछ ले गई, कुछ नहीं बचा। रात में फोन आया, मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ। उस दमघोट माहौल में मैं नहीं रह सकती थी, और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पैसा तो चाहिए था, सो मैं ले आई। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आखिर मैं आपके घर की बहू थी। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। राधिका भी जड़वत की, है सब क्या हुआ? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, ये नजरों का धोखा था या फिर हमारी समझदारी का? राजन दोनों के बीच मूक दर्शक था। भाभी क्या कहती हैं या बाबूजी क्या कहते हैं उसने नहीं सुना। उसे लगा उसने गलत सपना फिर देख लिया। हर बार रोकर चुप होना और फिर रोना। पहले सुंदरी के सौंदर्य ने धोखा दिया, इस बार समझदारी के बड़े भ्रम ने धोखा दिया। धोखा धोखा कब तक? वो टूट चुका था। घर आने में भी उसे हिचक होती। उसे देखते ही राधिका हिचक जाती। सब एक दूसरे से नजर यूं चुराते जैसे वे एक दूसरे के गुनहगार हैं और जिनकी सजा यही है कि खुद को एक दूसरे से अलग कर लें। कई गुनाह का पर्दाफाश न हो जाए और ठीकरा किसी एक के सिर पर फोड़ दिया जाए। इस बार बाबूजी का चोटिल सम्मान रहकर चटक उठता। समाज में उठने बैठने और तनकर चल सकने की सारी हिम्मत जाती रही। रिश्तेदारों में जहां जाओ एक ही चर्चा, बहू क्यों चली गई? जरूर इस परिवार में हुई कोई कमी है जो दूसरी भी छोड़कर चली गई। अनेक इल्जाम जमाने ने लगाए। खुद को इतना छोटा महसूस करते कि जिस टोपी को उन्होंने कभी नहीं भुलाया था उसे लगाना भी उन्हें याद नहीं रहता। वे बिना टोपी के ही निकल जाते थे। राधिका याद दिलाती, बाबूजी टोपी। विस्मृति जी निरुत्साही से उसे पकड़ते, मगर टोपी लगाकर खुद को निहारने का दुस्साहन अब नहीं करते। इधर समय की कमी ने शिबू और राधिका के बीच जो रिक्तता पैदा की थी, उस जगह अब एक लंबी दीवार खड़ी हो रही थी।
अक्सर वो बिजनेस के सिलसिले में देर रात तक बाहर होता और जब आता थकान से चूर होता। उस थकान के बीच राधिका उसकी जिंदगी में अगर कुछ भरना चाहती तो वो ये कहकर सो जाता, राधिका मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। और कल थकान बेहिसाब बढ़ी होती। राधिका पास जाने की हिम्मत भी न जुटा पाती। वो उस टूटी नाव की पतवार थामे चल रही थी जिस पर अनजाने अनचाहे अनेक गड्ढे बन चुके थे, जिन्हें पाटते उसकी उम्र बीत रही थी। बाबूजी अपने आहत सम्मान और दम तोड़ती इच्छाओं के बीच खुद को अकेला पाते और सबसे अलग रहने के प्रयास में अपने कमरे से बाहर नहीं आते। राजन अपनी खिड़की में ढलती शाम से लेकर ढलती रात तक न जाने किसका इंतजार करता, उसे घर में क्या चल रहा है पता भी नहीं रहता। राधिका घर में फैली इस खामोशी में कभी खुद को ढूंढती तो कभी खुद को भुला देती, तो कभी राजन और बाबूजी की खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करती। कभी कभी उन चार आंखों में तलाश करती कि ये कहाँ है। क्या बाबूजी की इस हिदायत में कि बहू तुम मेरी नहीं, इस घर की बहू और इस घर को जो तुम दोगी वही पाओगी, या फिर शिब्बू की उन हिदायतों में जब वो राधिका के हाथों में रुपयों से भरा बैग थमाते हुए कहता, ये घर तुम्हारा है, जैसा चाहो चलाओ, मैं कभी नहीं पूछूंगा, मगर इसकी खुशियों की परवाह तुम्हें ही करनी होगी। कागज के टुकड़ों को देख सोचती, काश मैं इनसे इस घर की सारी खुशियां, बाबूजी का खोया सम्मान, उनके कुल के दीपक, राजन भैया की उजड़ी गृहस्थी सब खरीद सकती। शिब्बू जिसे खुशी कहता है, क्या उसी खुशी की तलाश है सभी को? शायद नहीं। मैं कब तक इन कागज के टुकड़ों को संभालती रहूंगी? ये मुझे चिढ़ाते से नजर आते हैं। उसने जब भी कुछ मांगा अपने बाबूजी और भाई की खुशी, कभी उसने पूछा कि राधिका इन पैसों से तुम्हारी खुशी मिल सकेगी? रात का अकेलापन और जिंदगी का सूनापन अक्सर उसे डसने लगता। शिब्बू तो बस आगे बढ़ने की धुन में बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ने में उसके अपने पीछे छूट रहे हैं। उसने भूल से भी ये नहीं सोचा, मुड़कर ही नहीं देखना चाहा, कोई आवाज दे भी तो कैसे? वो तो ऐसी मंजिल को थामे चल रहा था जिसके छूट जाने से वो बिखर जाता। महत्वाकांक्षा में वो भूल गया कि वो एक बेटी भी है, भाई भी है और एक पति भी है। राजन भी अपनी तनख्वाह भाभी को देते हुए कहता, भाभी अब आप संभालो इसे भी, मैं नहीं संभाल सकता, क्या करूंगा मैं इसका? और कितनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मुझे दबना पड़ेगा। क्या इन कागज के टुकड़ों से घर की रौनक और खुशियां मैं ला सकूंगी? फिर मैं इनका क्या करूं? इन कागज के टुकड़ों में दबी कामनाएं दम तोड़ रही हैं देवर जी, मैं इनसे बेजार सी हो रही हूँ अब और नहीं। राधिका बोले जा रही थी और राजन सुनता जा रहा है। आज भाभी को उसने पहली बार उबता महसूस किया था। उनकी बातों में सदियों की तलखी थी। ये तलखी शायद हमसे थी, नहीं तो फिर जिंदगी से। कब तक झेलेंगी? कौन है जिससे वे अपनी बात कहती? सोचता हुआ राजन राधिका के कमरे के सामने से गुजरता तो उसे सिसकने की आवाजें आई। उसने बाहर से ही आवाज दी, भाभी हाँ आती हूँ, कहते हुए बाहर आने का प्रयास किया, मगर राजन उससे पहले ही अंदर पहुंच चुका था। पहली बार इस कमरे में आया था वो। भाभी का कमरा अपनी व्यवस्था से अव्यवस्थित सा लग रहा था। कांच का एक बड़ा सा शोकेस तरह तरह की गुड़ियां और गुड्डों से भरा था। बगल की ड्रेसिंग टेबल पर एक खूबसूरत पर्दा जो शायद ही कभी उठाया जाता होगा। बिस्तर की चादर ठीक करते हुए राधिका बोली, आइए देवर जी, आज कैसे इधर भटक गए? यूं ही भाभी, दिल किया आ गया। तभी बिस्तर से सिराने रखी जापानी गुड़िया बोल पड़ी कि मम्मा आई लव यू। राधिका ने उसे चुप कराया। राजन ने कहा, बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है भाभी, एक बात पूछूं? हाँ क्या पूछेंगे, पूछिए। वैसे आप जो जानना चाहते हो मुझे मालूम है देवर जी, इस घर से खुशियों ने हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। घर अब घर नहीं, एक सराय खाना लगता है जिसमें सभी रह तो रहे हैं मगर अजनबियों की तरह। कौन कब रोया कब हंसा किसे मालूम, किसकी रात आंसुओं से भीगती रही या किसकी शाम आंखों को धुंधला गई, किसने जानना चाहा। तो शिब्बू भैया, बेचैनी ने उसे वहां रुकने ना दिया। देर तक भाभी के आंसुओं में भीगी लफ्ज उसके जहन में गूंजते रहे। मैं भी हूँ इस घर में, ये किसे पता है, सब अपने में गुम। मैंने क्या पाया, कौन है मेरा, किसे फुर्सत है मेरी खातिर। शाम ढल रही थी फिर भी राजन ने आज खिड़की नहीं खोली, न ही शाम को खिड़की से दस्तक दी।
बार बार राधिका का कुम्हलाया चेहरा याद आ रहा था कि उम्र में मुझसे सिर्फ 2 माह बड़ी हैं, मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया। बड़कपन के एहसास तले उन्होंने खुद को भुला दिया और घर के 3-3 बड़े बच्चों को संभालती रही। बाबूजी कमरे से बाहर नहीं आए थे। अब अक्सर वे शाम के धुंधलक में ही घर से निकलते थे। राधिका ने शाम की रसोई शुरू कर दी। बाबूजी घूम कर आए, बोले, बहू खाना दे दो, जल्दी सो जाऊंगा, और फिर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। राधिका ने रसोई समेटी, किचन का दरवाजा बंद किया। जैसे ही अपने कमरे में जाना चाहा, देखा राजन छत पर है। आवाज दी, देवर जी। कोई जवाब नहीं मिला। खुद जाकर देखना चाहा। राजन अपनी ही परछाई के साथ आंख मिचौली कर रहा था। छत में फैली चांदनी सारी चीजों को स्पष्ट कर रही थी। फिर भी न जाने क्यों राजन कुछ ढूंढता सा नजर आ रहा था। क्या खो गया है? राधिका ने आज बहुत दिनों बाद छत पर कदम रखे थे। कभी कभी अनु के साथ आया करती थी। अचानक भाभी को छत पर आया देख राजन बोला, अरे भाभी आप? कुछ नहीं, यूं ही मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, यहीं कहीं होगी। ये राधिका ने छत से घर के अंदर जा रही सीढ़ियों की तरफ झांकने का प्रयास किया। 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरकर देखा तो अंगूठी दिखाई दे गई। बोली, देखिए देवर जी, मिल गई। अरे मैं कब से खोज रहा था, मिल ही नहीं रही थी। पकड़िए। राधिका ने वहीं से देनी चाहिए, मगर उसका पैर डगमगा गया। चांदनी रात का उजाला सीढ़ियों के अंधेरों को मिटा ना सका था और राधिका उस अंधेरे से भिड़ने की कोशिश में डगमगा गई। राजन भी तो राधिका को सीधे हाथ नहीं थाम सका, उल्टा हाथ पकड़ाया। संभल नहीं सका, लड़खड़ा गया। दुनिया चांदनी में राधिका के उजले चेहरे पर खुदी उदासी की गहरी रेखाएं भर आई। सूखे और बिखरे बालों के बीच से झांकती आंखों का सूनापन महक उठा। बदन में वर्षों की सोई लचक जाग गई। राजन ने देखा, क्या ये वही राधिका भाभी हैं जिन्हें वर्षों से सिर्फ औरों के लिए खुश रहते देखा? आज पहली बार उन महकी आंखों में उनकी ही खुशी तैरती दिखाई दी। इतना आवेग और इतना आकर्षक राधिका के सानिध्य में वो संभाल ना सका था उस रूप को। राधिका के उस लड़खड़ा कर गिरने में सारा समर्पण समा गया और सारे आकाश ने उस समर्पण को अपनी बाहों में भर लिया, कभी ना छोड़ने के लिए, और बोल पड़ा, इन आंखों की खुशी मैं कभी सूखने नहीं दूंगा। परिवार की सारी खुशियां इनमें भर दूंगा, ये मेरा वादा है। आखिर भैया को भी परिवार की खुशियां ही तो अजीज है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, भाभी। अरे ये तो सुंदरी की आवाज लग रही है। मैं सुंदरी हूँ, दरवाजा खोलिए। फिर आवाज आई, ये क्या? आज तो राजन ने खिड़की भी नहीं खोली, फिर कौन सी सुंदरी आ गई? सुंदरी यानी राजन की पहली? नहीं नहीं, वो नहीं। बाबूजी ने कह दिया कि अब किसी सुंदरी की जगह हमारे यहाँ नहीं है। दरवाजे पर हुई दस्तक को राजन ने भी सुना था और राधिका ने भी, लेकिन धोखा समझकर कहा, सुंदरी के लिए अब कोई दरवाजा नहीं। सांझ की दुल्हन रात ढले घर नहीं आती। मेरी सांझ की दुल्हन मुझे मिल गई है। तभी दूर रेडियो पर गाना बज उठा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन, बैरी अपना मन अपना ही होकर सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।